हाय गाइस। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अलजेब्रा सीरीज़, और अलजेब्रा सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 5 एपिसोड्स कवर कर लिए हैं। एपिसोड 1, 2, 3 जो है वो एक एक पार्ट का था। एपिसोड 4 जिसमें 3 पार्ट्स थे, और एपिसोड 5 जिसमें 5 से 6 पार्ट्स हैं। और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो गाइज, आज का जो हमारा एपिसोड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें वो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एपिसोड 4 और एपिसोड 5 की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो एपिसोड 4 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, और एपिसोड 5 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो गाइज, पॉलिनोमियल्स जो हमारा एपिसोड था, एपिसोड 4, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर किया हुआ है, पार्ट 1, 2, 3, उसमें हमने देखा हुआ था कि पॉलिनोमियल्स जो है उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो हमेशा होल नंबर्स होता है। कोई भी पॉलिनोमियल, उसमें उसकी डिग्री पहले हम डिटरमिन करते हैं, और वो डिग्री जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल अगर है, कोई पॉलिनोमियल, लेट्स से एक पॉलिनोमियल है px, जो कि है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो एक वेरिएबल है x, और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 3, तो इसकी डिग्री जो है, हम कहेंगे कि इस px की डिग्री जो है वो 3 है। ये हमने पिछले क्लासेस में देखा है। तो डिग्री जो है वो डिटरमिन करता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर इसमें 2 वेरिएबल होते, कोई एक और पॉलिनोमियल होता जिसमें अगर इसको हम ऐसे लिख पाते, ay प्लस bx स्क्वायर प्लस सी जेड। अब इसमें देखिए 3 वेरिएबल है, x, y, z। x का पावर 1 है, सॉरी x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, और z का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, अगर x एक वेरिएबल है उसका पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ये हमने पहले क्लासेस में देख लिया है। तो उस हिसाब से जो डिग्री पर डिपेंड करता है, अगर किसी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर कहते थे, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक होगा, डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ऐसे ही ये चलते रहेगा। और ये जो डिग्री पे डिपेंड करता है उसको क्या नेमिंग करते हैं, ये भी हमने पहले के क्लासेस में देखा है। फिर हमने ये भी देखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन भी हमने सीखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 एपिसोड 5 का, एपिसोड 4 का, सॉरी, तो एपिसोड 4 पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, कैसे हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कोई भी पॉलिनोमियल px जो है, अगर वो कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर हम जीरो कर दे हैं तो किस किस x के वैल्यू पे ये जीरो होगा, वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो वो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमने सीखा था। और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये हमने कवर किया था पार्ट 2 में, एपिसोड 4 का। फिर हमने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख लिया है, ये हमने पार्ट 3 में कवर किया था, एपिसोड 4 का। तो ये आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा इस चैप्टर को देखने से पहले, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइज, पॉलिनोमियल्स बहुत प्री रिक्विजिट है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल ही है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद पॉलिनोमियल्स के बाद जो हमारी सीरीज चली थी वो था एपिसोड नंबर 5, और वो डिस्कस किया था हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो सीरीज हमारी चली थी, ये एपिसोड 5 जो है, जो हमने कवर किया था, इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हम रिलेट कर पाएंगे वो हमने देखा था ग्राफिकल सॉल्यूशंस। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जब हम डिस्कस करते थे तो हमने कहा था कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये हमने देखा था, और उस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन स्ट्रेट लाइन है, पेयर अगर है उसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम निकाल पाएंगे। तो इसमें हमने 3 तरह का देखा था कि आइदर बोथ ऑफ दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा, इसका अपना अलग सॉल्यूशन, इसका अपना अलग सॉल्यूशन, और इन दोनों में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। फिर हमने देखा था कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विल इंटरसेक्ट एट वन सिंगल पॉइंट, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इन दोनों का एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। और व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, तो इसमें इसका ये कहने का मतलब था कि ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड लाइन। तो दोनों इक्वेशन जो होंगे, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होंगे उनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमने ग्राफिकली इस चीज को देखा था। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डील करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं और ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में कि अगर आप किसी एक चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे तो उस विजुअलाइजेशन के बाद वो चीज एकदम आपको आसान लगने लगेगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि वो एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बोलने से ज्यादा अच्छा आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैं कोई भी इक्वेशन की बात करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यदि आप उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर लोगे उस इक्वेशन को, और फिर आप उसको देखोगे कि अच्छा ये ग्राफ में ऐसे आ रहा है, फिर आप देखोगे कि वो जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो उसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा इसको अगर x एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो जो उसका कोऑर्डिनेट है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें y इक्वल टू 0 है। फिर जो y एक्सिस को वहां पे कट कर रहा है तो उसमें x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, तो वो 0 कॉमा कुछ आएगा, वो y इक्वल टू 0 जो आ रहा है x एक्सिस पे, वहां पे कुछ एक x कॉमा 0 एक उसका कोऑर्डिनेट होगा जिसमें हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप उसको एक रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो है क्या सॉल्यूशन है और क्या हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर पा रहा है, कैसे उसको एक्स एक्सिस पे जो वहां जहां पे वो टच कर रहा है उसका वो सॉल्यूशन है। फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो उसमें उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये सारी बातें अभी हम लोग सीखते हैं कैसे कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, पहले हमने ये देखा कि एक जो पॉलिनोमियल है वो या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा या कुछ भी होगा। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा था, लीनियर के केस में हमने ये देखा था कि डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक के केस में जो डिग्री है
वो 2 होगी। वहीं अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो उसको हम क्यूबिक कहेंगे। डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको हम ऐसे लिख रहे थे कि ये कोई ax प्लस बी है, ये डिग्री 2 है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको यदि लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ये सारे जो हैं, इन सभी केस में आप देख रहे होंगे कि जो वेरिएबल है वो 1 है, सिर्फ x वेरिएबल है इसमें। ax प्लस बी की बात करें तो एक वेरिएबल है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें एक वेरिएबल है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेरिएबल कितना है, एक है। तो ये पॉलिनोमियल जो हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनमें सब में वेरिएबल 1 है। फिर हमने बाद में पढ़ा था कि इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन में हमने देखा था कि कुछ LHS होगा, इक्वालिटी साइन होगी, RHS होगा। और हमने इस केस में ये देखा हुआ था जब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स के बाद जब हम इक्वेशंस पढ़े, फिर इक्वेशंस में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा इक्वेशन में वो सारा लीनियर होगा। तो हमने कुछ पढ़ा था ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्म में एक इक्वेशन लिख पा रहे हैं, एक वेरिएबल वाला। फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ा था। 2 वेरिएबल्स में फिर हमने पढ़ा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। ये भी लीनियर है, x और y दोनों की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल 1 है, तो लीनियर है। और ये इक्वेशन के फॉर्म में है, ये LHS है, RHS है, इक्वालिटी साइन है। तो ये हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यदि हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि मैं इक्वेशन की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक LHS, ये एक RHS और बीच में इक्वालिटी साइन है। तो इस फॉर्म में यदि मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसको मैं अब कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल अभी भी 1 है। तो अभी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल ही डील करेंगे। यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो वो इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की ही बात करूंगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की ही बात कर रहा हूं। तो इसी तरह अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों लीनियर है। अब इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं लेकिन उसकी डिग्री जो है वो 2 ही होगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल जो होगी वो 2 होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। तो अभी हम इसको डिटेल में और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन को यदि मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकूं तो इसको मैं कह सकता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस केस में x की पावर 2 है और ये वेरिएबल इन x है। तो ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें हाँ वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर a ही 0 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है उसी का कोफिशिएंट 0 है, यानी ये टर्म चला गया तब तो ये लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है जनरलाइज्ड फॉर्म वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में यदि मैं इसको लिख पाता हूँ तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह पा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप ध्यान से एकदम रख लीजिए कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अब पैराबोला एक कॉनिक सेक्शन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, वैसे ही पैराबोला भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये आप एकदम ध्यान से अभी रख लीजिए। आगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे तो हम पैराबोला को डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पैराबोला को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लिख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, तो वो पैराबोला या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो डिपेंड करेगा ए पे। तो यदि मैं कहूँ कि इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 और ए इज़ पॉजिटिव, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ए निगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, इस चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज को यदि आप ग्राफिकली प्लॉट करना सीख गए तो आपकी आधी मुश्किल वहीं पे खत्म हो गई। जैसे ही आपने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, आपकी आधी मुश्किल खत्म हो गई। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे कट करने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट को कहाँ कट करने वाला है, कैसा रिप्रेजेंट करेगा, क्या होने वाला है सॉल्यूशन, सारी चीज़ें का आप जवाब उसी वक्त दे पाएंगे। वैसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, यदि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख गए, आपकी आधी मुश्किल वहीं खत्म हो गई। जैसे ही आपने एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया, आप देख लिए कि वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, आप तुरंत जान लेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उसके कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस होंगे या डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे। ये सारी चीज़ें आप ग्राफ को एक बार देख करके उस चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू वंस यू कैन रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो आप बहुत ध्यान से रखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर ए पॉजिटिव है तो हमेशा एक अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और यदि ए निगेटिव है तो हमेशा एक डाउनवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसकी ग्राफ बना करके देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक पैराबोला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला और ए निगेटिव होगा तो एक डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला दिखता कैसा है? तो फ्रेंड्स, ये एक पैराबोला का शेप है। ये है एक अपवर्ड पैराबोला और ये है एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो फ्रेंड्स, जैसे इसको यदि मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा यदि ये ए पॉजिटिव है। तो यदि ये ए पॉजिटिव है तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो पाएगा। यदि मैं कहूँ कि इफ़ ए इज़ लेस देन 0, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, और ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका कोई एक अपर लिमिट होगा और नीचे वो इन्फिनाइट जा रहा है। इस केस में इसका एक लोअर लिमिट है और फिर ये ऊपर इन्फिनाइट जा रहा है। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला को मैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, विच डिपेंड्स on the coefficient of x, that is a. If a is positive it will be upward parabola, if a is negative it will be a downward parabola. अब ये ऐसा मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर लिया, ये कैसे डिटरमिन होगा, ये वैल्यूज पे डिपेंड होगा और इसकी कितनी रूट्स होंगी, कहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, वो मैं अभी देख करके आपको बताऊंगा कि इसमें कितने रूट्स और क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चूंकि एक वेरिएबल इन एक्स है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ये लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने पहले देखा था कि एक लीनियर इक्वेशन है, एक एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो उसमें एक्स का एक यूनिक सॉल्यूशन आया था। फिर हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे और उसकी एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आई थी, क्योंकि एक्स और वाई के अनेक सेट ऑफ वैल्यूज को वो सेटिस्फाई कर रहा था। अब यदि मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इस केस में इसके दो सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो दो सॉल्यूशंस कौन होंगे, कैसे होंगे, यूनिक होंगे या नहीं, या कोइंसिडेंट होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि मैं कहूं ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ऐसा ही एक और केस हो सकता है जब ये अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रहा हो, या यदि डाउनवर्ड पैराबोला हो तो वो एक्स एक्सिस को किसी भी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, या एक थर्ड केस मेरे पास हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, या कोई डाउनवर्ड पैराबोला हो वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। तो देखो ये तीन केसेस हमेशा से रहेंगे। ये तीनों मैंने पहले अपवर्ड पैराबोला का ड्राइंग यहाँ पे बनाया है और ये मैंने तीन डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस केस में क्या है, ए पॉजिटिव है, इस केस में क्या है, ए निगेटिव है। तो जब भी ए पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें ए पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन को या उस पैराबोला को आप इसी तीन तरीके से मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, या फिर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए वापस चला गया, और या ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा हो, ये भी एक केस हो सकता है। सिमिलरली अगर ए निगेटिव है और ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, तब भी ये एक्स एक्सिस को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर सकता है, या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके वापस आ सकता है, और या फिर एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर पाया और नीचे आ गया। यही तीन केसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये क्या है, यहाँ पे चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे y की वैल्यू 0 है, हमने पहले भी देखा था। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू हमेशा 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस दोनों वैल्यू पे x की वो दो वैल्यूज़ हैं जिस पे y इक्वल टू 0 हो रहा है। तो मैं यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसको मैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो कर्व है, वो कर्व एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, आई मीन इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो दोनों पॉइंट इस कर्व की जो कि वेरिएबल इन एक्स है उसके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। देखिए y इक्वल टू 0 और ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो कर्व है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को। ये कर्व कब 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे।
ये जो दो x की वैल्यूज हैं उस दोनों x की वैल्यू पे ये कर्व ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो हो रहा है, यानी कि ये इसके जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैं। तो इस पॉलिनोमियल के इस केस में दो डिस्टिंक्ट रूट हैं और दोनों डिस्टिंक्ट रूट हम इस केस में फाइनलाइज कर पाएंगे यदि वो दो डिफरेंट रूट्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे एक्स एक्सिस को टच कर पा रहा है। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चूंकि अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है डिग्री 2, तो इसके दो सॉल्यूशंस तो होंगे ही, लेकिन वो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे या कॉमन सॉल्यूशन होंगे। इस केस में डिस्टिंक्ट थे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इस केस में कोइंसिडेंट या कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि वो पैराबोला जो है या वो जो कर्व है ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, और ये जो है पूरा कर्व जीरो हो रहा है यहाँ पे। जो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, इसको मैं एक कर्व को y से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और y जीरो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे जीरो हो रहा है। इस पूरे कर्व जो हो रहा है वो x एक्सिस पे जीरो हो रहा है, और यहाँ पे इसकी एक कॉमन या कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगी, वही रिपीटेटिव सॉल्यूशन होगी। इसको मैं रिपीटेटिव सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ क्योंकि वही सॉल्यूशन दो बार आ रहा है। इसके दो सॉल्यूशन है और दोनों वही के वही हैं। इस केस की अगर बात करें, ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। इट इज नाइदर intersecting nor touching x axis। इसका क्या मतलब है कि इसके कोई रियल सॉल्यूशंस तो है ही नहीं, लेकिन चूंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो असली में उसके दो सॉल्यूशंस तो होने चाहिए, पर वो दो सॉल्यूशंस है ही नहीं, यहां मुझे दिख ही नहीं रहा है। यानी वो दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने जब पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो वो दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी वो दो सॉल्यूशंस इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं है, इट विल बी एन इमेजिनरी सॉल्यूशंस। तो इस केस में इसके कोई रियल सॉल्यूशंस नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन। और यही जो तीन केस है, यही तीन केस इन तीनों केसेस में भी होगा जब a निगेटिव है और एक डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। इस केस में a निगेटिव है लेकिन दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। नेगेटिव एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन उसमें दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। इस केस में कॉमन या कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगा, और इस केस में नो रियल सॉल्यूशंस होंगे, सारे के सारे इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन सॉल्व करना और निकालना भी हम देखेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करके भी देखेंगे कि वो कहाँ उसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और उसका क्या सॉल्यूशन होगा।